हाय टू एवरीवन, वेलकम टू एकेडमिया क्लासेस। मैं आदिल सैफी एक नई सीरीज के साथ आपके सामने हाजिर हूं। आर्टिकल सीरीज, जहां पर हम आर्टिकल से रिलेटेड कंप्लीट रूल्स को कवर करेंगे। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, जहां पर हमने मोर देन 70 रूल्स कवर किए हैं। ऑथेंटिक बुक्स से जो पॉसिबल कंटेंट हो सकता था वो सभी हमने वहां पर डिलीवर कर दिया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो आप जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियोस देख सकते हैं, ताकि आपका ज़्यादा वक्त खर्च ना हो और एक ही सीरीज के द्वारा आप सिंटेक्स से रिलेटेड सभी रूल जान सकें। अगर आप किसी भी तरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। एकेडमिया क्लासेस के चैनल पर डेली बेसिस वोकैब्स भी अपलोड की जा रही है। उसी तरीके से वनडे एग्जाम के लिए करंट अफेयर्स के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, खबरें हैं, वो भी अपलोड की जा रही हैं। तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमें ज़रूर हमसे जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और अगर कंटेंट पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर करके बताइएगा कि आपको कंटेंट कैसा लगा। तो आज की सीरीज हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आर्टिकल ए एंड द, इनके बारे में जो बेसिक कॉन्सेप्ट है आज की वीडियो में हम उन्हें जानेंगे। देखिए, पहला फैक्ट क्या है। जनरली दीज आर्टिकल्स आर यूज्ड बिफोर नाउन। आमतौर पर, सामान्यतः, जनरली हम इन तीनों शब्दों का प्रयोग कहाँ करते हैं? बिफोर नाउन। इनका प्रयोग बिफोर नाउन किया जाता है या हम करते हैं। ये एक फैक्ट है आर्टिकल्स के बारे में जो हमें याद होना चाहिए। दूसरा फैक्ट क्या है? दीज आर एडजेक्टिव्स। क्या है? ये एडजेक्टिव्स हैं। असल में तो क्या है? एडजेक्टिव्स हैं, विशेषण के तौर पर काम करते हैं। तीसरा फैक्ट क्या है? दीज आर कॉल्ड डिटरमाइनर्स इन मॉडर्न इंग्लिश। मतलब मॉडर्न इंग्लिश में इन्हें इस शब्द से भी जाना जाता है। तो ये फैक्ट्स हैं कुछ आर्टिकल्स के बारे में जो हमें मालूम होना चाहिए। अब हम देखते हैं जो क्लासिफिकेशन है आर्टिकल्स का वो किस तरीके से है। मतलब जिस तरीके से बांटा गया है, इनको विभाजित किया गया है, वो क्या है? पहला है इंडेफिनिट आर्टिकल। मतलब आर्टिकल में भी दो प्रकार हैं। एक है इंडेफिनिट आर्टिकल और दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। तो इनडेफिनेट आर्टिकल तो बोलते हैं ए और एन को, दूसरा डेफिनेट आर्टिकल बोलते हैं द को। ये तीन ही शब्द हैं जिन्हें आज हम यानी कि डिस्कस करेंगे, और इनके बारे में जो बुनियादी तथ्य हैं, फंडामेंटल नोट्स हैं, उन्हें हम जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इस पहली स्लाइड में हमने कुछ बातें सीखी। क्या? कि ए एंड द, ये जो आर्टिकल्स है इनका नाउन से पहले प्रयोग किया जाता है, और ये किस तरह से काम करते हैं, फंक्शन कैसे करते हैं? एडजेक्टिव के तौर पर फंक्शन करते हैं। उसी तरीके से इन्हें मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर्स के नाम से भी जाना जाता है। अगर कोई पूछे कि आर्टिकल्स को कितने भागों में विभाजित किया गया है इंग्लिश ग्रामर में, तो दो भागों में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। एक तो है इनडेफिनिट आर्टिकल, दूसरा है डेफिनेट आर्टिकल। ये भी आपको बात याद रखनी है कि इनडेफिनिट से मुराद ए और एन आर्टिकल होता है, और डेफिनेट आर्टिकल से मुराद क्या होता है? द आर्टिकल होता है। ओके, तो चलते हैं हम दूसरी स्लाइड पर। दूसरी स्लाइड में क्या है? दूसरी स्लाइड में है इंडेफिनिट आर्टिकल। ये क्या होते हैं, किस तरीके से, क्या इनके बारे में कुछ जानकारी हम प्राप्त करेंगे इस वाली स्लाइड में। देखिए, ए एंड एन आर इंडेफिनिट आर्टिकल्स, ये बात हमने जान ली है। दीज आर यूज्ड टू शो, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, आप ये याद रखिएगा। दीज आर यूज्ड टू शो, इनका प्रयोग किया जाता है बताने के लिए, दर्शाने के लिए इनडेफिनिट और अनसर्टेन पोजीशन ऑफ नाउन। मतलब अनिश्चित जो स्थिति होती है नाउन की, ये बताने के लिए इसको क्या किया जाता है? इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कौन से दोनों शब्दों का? ओके, ए और एन। ये नजर तो आ रहे हैं, अक्षर है। ए तो एक अक्षर है, लेकिन इसको वर्ड काउंट किया जाता है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि एक अक्षर का भी एक शब्द हो, और ये भी पॉसिबल है कि एक शब्द का एक सेंटेंस हो। अगर आप ये बात नहीं जानते हैं तो हम किसी वीडियो में इसके ऊपर डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको इसके बारे में भरपूर जानकारी दी जाएगी। देखिए, दीज आर यूज्ड टू शो इनडेफिनिट और अनसर्टेन पोजीशन ऑफ नाउन। इस बात का अर्थ समझिए कि इनका प्रयोग किया जाता है ये बताने के लिए कि नाउन की जो पोजीशन है वो अनसर्टेन है, फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है, बल्कि क्या है? अनिश्चित है। ये बताने के लिए नाउन से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से बात समझेंगे। ये ही वॉज एन ओल्ड मैन, ही वॉज एन ओल्ड मैन। यहाँ पर देखिए, ओल्ड मैन से पहले
एन का प्रयोग हुआ है जो कि इंडेफिनिट आर्टिकल है। सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, देयर वॉज अ किंग, एक राजा था, एक राजा था। आप इसका अर्थ वहां एक राजा था कभी मत करिएगा, क्योंकि मैंने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में ये कई बार बताया है कि ये एज ए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट यहाँ यानी शुरू में प्रयोग किया जाता है। जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस के तौर पर प्रयोग किया जाएगा तो ये लास्ट में प्रयोग किया जाता है। अगर आप इसका प्रयोग, इसका हिंदी अनुवाद ऐसे करेंगे, देयर वॉज अ किंग, वहां एक मंकी था, बंदर था, तो ये हिंदी अनुवाद गलत हो जाएगा, क्योंकि यहां पर देयर का प्रयोग इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के तौर पर हुआ है। अब देखिए, आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल का यहाँ पर प्रयोग हुआ है मंकी से पहले, जो कि एक नाउन है। थर्ड एग्जांपल देखिए, अ डॉग वाज बार्किंग एट नाइट, एट नाइट यानी कि कुत्ता भौंक रहा था रात में, रात में कुत्ता भौंक रहा था। तो यहाँ डॉग एक नाउन है, उससे पहले आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। तीनों वाक्यों में इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर एन का, यहाँ पर ए का और यहाँ पर ए का। नोट देखिए, इनमें जो बात है वो यहाँ पर समझाई गई है। इन एग्जाम्पल 1, 2, 3 ए आर यूज्ड टू शो indefinite और uncertain position of old man, monkey, dog। इन तीनों नाउन की जो स्थिति है उसे indefinite और uncertain, अनिश्चित बताने के लिए यहाँ पर आर्टिकल्स का प्रयोग किया गया है। He saw an old man, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। He saw एन ओल्ड मैन, उसने एक बूढ़े आदमी को देखा। यहां पर मालूम नहीं कौन है बूढ़ा आदमी, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, अनसर्टेन या इंडेफिनिट। देयर वॉज अ किंग, देयर वॉज अ मंकी, वहां एक राजा था, एक मंकी था, एक बंदर था, सॉरी किंग नहीं है, मंकी है। तो यहां इसका क्या अर्थ होगा कि एक बंदर था। तो एक बंदर कौन सा था ये पता नहीं है, बस एक बंदर था। ये इनडेफिनिट है, मतलब श्योर नहीं है, फिक्स नहीं है, मालूम नहीं है, पहले से उसका कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये क्या हो गया, इंडेफिनिट हो गया। उसी तरीके से एक कुत्ता वॉज बार्किंग एट नाइट, एक कुत्ता क्या भौंक रहा था रात में। अब कौन सा कुत्ता था जिसका जिक्र पहले नहीं हुआ है, बस इसीलिए हम कह रहे हैं यहाँ पर कि ये इंडेफिनिट है, अनसर्टेन है, मतलब फिक्स नहीं है, निश्चित नहीं है। तो आपको याद रखना है, अनिश्चितता के लिए आर्टिकल ए और एन का प्रयोग किया जाता है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जहां पर हम बात करेंगे द की। द क्या है, आर्टिकल द इज यूज्ड टू शो द डेफिनिट और सर्टेन द पोजीशन ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की स्थिति को निश्चित करने वाला कौन है, द है। द नाउन की पोजीशन को निश्चित कर देता है और फिक्स कर देता है, खास कर देता है, या फिर used to show the definite or certain the position of noun, या फिर नाउन की जो स्थिति है उसे सर्टेन बताने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। एग्जाम्पल से बात समझ में आएगी। द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, द हाउस घर जिसमें मैं रहता हूं नया है, यानी जिस घर में मैं रहता हूं वो नया है, कहने का मतलब ये है। अब यहां पर देखिए, द हाउस को द हाउस इज न्यू नहीं, द हाउस इन विच आई लिव इज न्यू, जिसमें मैं रहता हूं वो क्या है, नया है। तो यहां पर खास कर दिया गया है, दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, यही वो पेन है जो मैंने खरीदा है। द गोल्ड ऑफ नेपाल इज चीप, नेपाल का सोना सस्ता है। अब यहां पर देखिए, गोल्ड से पहले द आया है, उसी तरीके से हाउस से पहले द आया है, पेन से पहले द आया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इंडेफिनिट और अनसर्टेन पोजीशन नहीं है नाउन की, बल्कि कौन सा घर है, विच आई लिव, इन विच आई लिव, जिसमें मैं रहता हूं, तो इसने क्या कर दिया है, डेफिनेट कर दिया है। दिस इज द पेन विच आई हैव बॉट, कौन सा पेन, विच आई हैव बॉट, जो मैंने खरीदा है, कौन सा, जो मैंने खरीदा है। तो यहाँ पर डेफिनेट और सर्टेन हो गया। उसी तरीके से गोल्ड, कौन सा, नेपाल का जो सोना है वो क्या है, सस्ता है। तो यहाँ पर मालूम हो रहा है कि द हाउस, द पेन, द गोल्ड, ये क्या है, डेफिनेट है और सर्टेन नाउन के तौर पर यहाँ पर प्रयोग हुए हैं, इसलिए हमने यहाँ पर द का प्रयोग किया है। ओके गाइज, नोट में देखिए एग्जाम्पल 1, 2, 3, द इज यूज्ड टू शो डेफिनेट और सर्टेन पोजीशन ऑफ हाउस, पेन, गोल्ड। हाउस, पेन, गोल्ड की सर्टेन पोजीशन या डेफिनेट पोजीशन को बताने के लिए यहाँ पर द का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं हम। नोट क्या है, ए और एन, वर्ड मीनिंग क्या होता है इनका, एक, सब, प्रति, प्रत्येक के हिसाब से कोई।
यानी इन सारे शब्दों में इसका प्रयोग किया जाता है, इन दोनों शब्दों का प्रयोग किया जाता है। मतलब एक सब प्रति प्रत्येक के हिसाब से कोई, आमतौर पर हम इसका अर्थ एक ही करते हैं, लेकिन वाक्य जब बनते हैं तो वाक्यों में यानी पूरा बैकग्राउंड देखकर वाक्यों का अर्थ सही अर्थों में निकालने के लिए इन सारे अर्थों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए गए हैं। और इसकी बुनियाद लूसेंट को बनाया गया है। लूसेंट में इसी तरीके से इसके वर्ड मीनिंग को दिया गया है। सेकंड पॉइंट देखिए आप, द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है, मतलब वर्ड मीनिंग इसका नहीं होता है, बल्कि इसका फंक्शनल मीनिंग होता है। मतलब ये फंक्शन ही करेगा, चीजों को खास कर देगा, लेकिन इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। कोई नहीं बता सकता कि द का प्रयोग किया जाता है और यहाँ पर द का अर्थ ये होगा, नहीं, ये फंक्शन करता है और चीजों को खास कर देता है, जो कि हमने देखा डेफिनेट और सर्टेन पोजीशन बताता है नाउन की, बस यही उसका अर्थ है, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता, वर्ड मीनिंग नहीं होता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ए और एन एडजेक्टिव वन का कमजोर रूप है। किसका? एडजेक्टिव वन। एडजेक्टिव जो वन है 1 2 3 4 5 6 जो कि कार्डिनल एडजेक्टिव है। ऑर्डिनल एडजेक्टिव फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये होते हैं, और कार्डिनल एडजेक्टिव कौन से होते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो नंबरिंग है ये कार्डिनल एडजेक्टिव कहलाती है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये इसका वीक फॉर्म है, मतलब कमजोर रूप है, इसकी जगह पर यहाँ इनका प्रयोग किया जाता है। द एडजेक्टिव दिस दैट का कमजोर रूप है। ओके, एडजेक्टिव जो दिस दैट है यानी दिस बॉल, यहाँ पर क्या है? एडजेक्टिव है, ये क्या है? एडजेक्टिव है। इनका प्रयोग प्रोनाउन में और एडजेक्टिव में दोनों में किया जाता है। जैसे दिस इज अ बॉय, दिस इज अ बॉय, यहाँ पर क्या है? दिस प्रोनाउन है, लेकिन दिस बॉल इज अ वेरी एक्सपेंसिव, ये बॉल बहुत महंगी है, तो यहाँ पर दिस बॉल इज वेरी एक्सपेंसिव में जो दिस है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि वो इशारा कर रहा है बॉल की तरफ। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव इन्हें कहा जाता है। ओके गाइज, याद रखना है, ये सारी चीजें हम दूसरी वीडियोज में भी कवर करेंगे, लेकिन यहाँ पर एडिशनल इंफॉर्मेशन के तौर पर मैं आपको बताता जा रहा हूं। तो द एडजेक्टिव है, दिस दैट का कमजोर रूप वीक फॉर्म है। ओके, ए और एन किसका वीक फॉर्म है? वन का, और द दिस और दैट का वीक फॉर्म है, कमजोर रूप है। ओके, नेक्स्ट फैक्ट क्या है? अभी तक हमने कुछ फैक्ट ही जाने हैं आर्टिकल्स के बारे में, रूल्स जो हैं आर्टिकल से रिलेटेड वो हम नेक्स्ट वीडियो से शुरू करेंगे। यहां पर है कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन प्लस द, यानी कि एक ऐसा नाउन जिसका पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो और उससे पहले आर्टिकल लगा हो, और वो किस इस स्थिति में द पढ़ा जाएगा। इस स्थिति में क्या पढ़ा जाएगा? द पढ़ा जाएगा। स्ट्रक्चर आपको बता रहा हूं मैं, कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन प्लस द, मतलब ये मैंने इस तरीके से लिखा है, लेकिन स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या फैक्ट पढ़ा था कि ये नाउन से पहले रखे जाते हैं, बाद में नहीं, पहले। तो द रखा पहले जाएगा, लेकिन यहाँ स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैंने आपको बताया है कि कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाला अगर नाउन है, मतलब पहला अक्षर क्या है? कॉन्सोनेंट है, और उससे पहले हमें द लगाना है, तो हम कैसे पढ़ेंगे? द को द ही पढ़ेंगे। ओके, वोवेल स्टार्टिंग नाउन प्लस द, अगर द आया है और द के बाद जो नाउन है उसका पहला अक्षर वोवेल है, इस स्थिति में हम दी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दी पढ़ेंगे। कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन प्लस द, इस स्थिति में द पढ़ा जाएगा, ये एक फैक्ट याद रखना है। वोवेल स्टार्टिंग नाउन प्लस द, इस स्थिति में दी पढ़ा जाएगा। अगर आपने मूवीज देखी हो तो मूवीज के लास्ट में आता है दी एंड, क्योंकि एंड से, एंड का जो पहला अक्षर है वो ई है, उसे हम इसलिए ही दी एंड पढ़ते हैं, नॉट द एंड पढ़ते हैं। ओके, तो ये यानी प्रोनाउंसिएशन से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं वो आर्टिकल्स के बारे में, जो भी आपको याद रखने हैं, रीडिंग मोड में बहुत जरूरी होता है इनको जानना। अब देखिए एक अलग फैक्ट है, वो क्या है? टू एम्फेसाइज ऑन द नाउन, यानी नाउन के ऊपर अगर हमें जोर देना है, ताकीद करनी है, तब भी द को दी ही पढ़ा जाएगा। ओके, तो ये बहुत एडवांस लेवल का है, मतलब ये किसी को मालूम होगा तभी वो इसका प्रयोग कर सकता है, और सामने वाले को भी मालूम होना जरूरी है, वरना तो आप द को दी पढ़ता रहे और सामने वाला जाने ही नहीं कि ये जोर देने के लिए इस तरीके से प्रयोग किया जाता है, तो वो ज्यादा कोई सीरियस लेने वाला है नहीं। ये एक फैक्ट है और हो भी सकता है ऐसा। द को दी ही पढ़ा जाएगा कब? जब हमें नाउन के ऊपर जोर देना हो।
चाहे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग नाउन और वोवेल स्टार्टिंग नाउन ही क्यों ना हो, मतलब चाहे नाउन का पहला अक्षर कॉन्सोनेंट हो या वोवेल हो, लेकिन अगर आपको नाउन के ऊपर जोर देना है, एम्फेसाइज करना है, ताकीद करनी है, तो आप द को दी ही पढ़ेंगे। ओके, ये कुछ तथ्य थे आर्टिकल्स के बारे में। अब हम आज की हमारी लास्ट स्लाइड है उसे पढ़ते हैं, प्रोनाउंसिएशन ऑफ द आर्टिकल्स। देखिए आर्टिकल्स कौन से हैं, ए है, एन है, द है। अब इनकी वीक फॉर्म्स क्या है, अ, एन, द, दी। ओके, स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स क्या है, एन है, यहां पर एन है, नॉट एन, यहां पर एन है, और ए है, नॉट एन। ए का प्रयोग होगा यहां पर ए के बजाय ए का, और दूसरा यहां पर एन का, और तीसरा दी का। तो ये ए, एन, द, ये इनकी वीक और स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है। दोबारा देख लीजिए, आर्टिकल्स ए की वीक फॉर्म क्या है, अ, जबकि स्ट्रॉन्ग फॉर्म ए। ओके, उसी तरीके से एन की वीक फॉर्म क्या है, एन, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या है, एन। द की वीक फॉर्म क्या है, द की वीक फॉर्म है द, दी, दोनों ही है, और स्ट्रॉन्ग फॉर्म दी है। ओके, अब देखिए आप एक और फैक्ट है, इन कन्वर्सेशन मतलब बातचीत में जब वार्तालाप करते रहते हैं तब प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए और एन, अ, एन, ये रहता है। कन्वर्सेशन में आमतौर पर इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा, अ, एन। इन इंडिविजुअल यूज मतलब स्वतंत्र रूप पर जब इसका प्रयोग करते हैं ए और एन का, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए और एन, ए, एन। जब इंडिविजुअल तौर पर इनका प्रयोग करेंगे तब इनका प्रोनाउंसिएशन होगा ए और एन। और अगर कन्वर्सेशन में अगर प्रयोग किया जाएगा, रीडिंग में आप पढ़ रहे हो, कोई किताब पढ़ रहे हो, तो वहां पर इसका प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या होगा, ए, एन। लास्ट फैक्ट क्या है, टू एम्फेसाइज ऑन नाउन इन कन्वर्सेशन। अगर आप वार्तालाप कर रहे हो, बातचीत कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, तब आप अगर नाउन के ऊपर कन्वर्सेशन के दरमियान क्या करना चाहते हो, एम्फेसाइज करना चाहते हो, जोर डालना चाहते हो, और स्पीच कोई भाषण दे रहे हो, उसमें अगर आप किसी नाउन के ऊपर जोर डालना चाहते हो, तो ये वही वाला फैक्ट है जो हमने पिछले स्लाइड में पढ़ा था। वो क्या है, प्रोनाउंसिएशन ऑफ ए और एन, ए, एन। तब हम कौन से प्रोनाउंसिएशन का प्रयोग करेंगे, ए और एन का प्रयोग करेंगे। ओके गाइज, अगर हम किसी कन्वर्सेशन में है या फिर स्पीच दे रहे हैं, तब हमें नाउन के ऊपर अगर एम्फेसाइज करना है, जोर डालना है, बात में वजन पैदा करना है, थोड़ा ज्यादा तवज्जो दिलानी है लोगों को, सुनने वालों को, लिसनर को, तब हम क्या करेंगे, ए और एन का कौन सा प्रोनाउंसिएशन प्रयोग करेंगे, एन और ए प्रोनाउंसिएशन प्रयोग करेंगे। तो ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत मिलती रहे। तो अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।